जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग जो है वो क्लास 10 विज्ञान का जो है हैशटैग 3 वीडियो का बात करने वाले हैं। और इससे पहले कि आप लोग का विज्ञान का 2 वीडियो बन चुका है, हैशटैग 1 और 2, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से अगर वीडियो को नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। और ये तीसरा वीडियो है, हैशटैग 3 वीडियो है। और आप लोग का टोटल जो है हैशटैग का 5 वीडियो मिलेगा, 1 से लेकर 5 तक। और उसके बाद आप लोग का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से 2024 का, 2023 का, 2022 का, ठीक है। और उसका बाद जो मिलेगा आप लोग का प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर, ठीक है। प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर 2022 से 25 तक के जितने भी मॉडल पेपर है वो सारा आप लोग को देखना है। तब जाके जो है आप लोग का नंबर जो है कितना आएगा, 95+% आएगा, ठीक है। तो आप लोग का हिंदी का एग्जाम हो चुका है। और एक बार जरूर आप कमेंट कीजिए कि आपका हिंदी का एग्जाम कैसा गया, ठीक है। जितना यहाँ से बताया गया था उसमें से प्रश्न आया कि नहीं, एक बार जरूर प्लीज कमेंट करिएगा, ताकि पता चले कि जो क्वेश्चन यहाँ बताया जाता है वो क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आ रहा है कि नहीं। उस हिसाब से हम लोग जो है अपना स्ट्रेटेजी को जो है वो चेंज करेंगे। अगर नहीं आ रहा होगा तो हम लोग जो है दूसरे तरीका से जो है दूसरे जगह से फिर क्वेश्चन को लाएंगे, ठीक है। तो आप लोग एक बार जरूर बताइए, है ना, कि मतलब कि प्रश्न आता है कि नहीं आता है, वो सारा चीज, ठीक है। और आप लोग को जो है 95+% जो है टारगेट है उसको अचीव करना है ना। तो उसके लिए हैशटैग ये 3 वीडियो है, 1 और 2 ऑलरेडी पहले बन चुका है, आप प्लीज उसको भी देख लीजिए। और टोटल जो है हैशटैग का 5 वीडियो मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेगा, प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर मिलेगा। और उसके बाद कुछ और भी जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलेगा, ठीक है। तो आप शुरू करते हैं। हम लोग शुरू करने से पहले आप जो है अपने दोस्तों के साथ में एक बार शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त लोग भी जो है वो देख पाए इस वीडियो को, ताकि जो है उनका भी तैयारी जो है अच्छे से हो पाए। अब हम लोग यहाँ शुरू करते हैं कि गोलीय दर्पण के ज्यामिति केंद्र को क्या कहते हैं। सबसे पहले तो समझिए कि ये गोलीय दर्पण है ना। बोले ये गोलीय दर्पण कहाँ है? अरे अवतल उत्तल है ना भाई। भाई तो अवतल उत्तल का ही तो जो है गोलीय दर्पण का प्रकार है ना। तो ये गोलीय दर्पण है। अब इसका बोला है कि ज्यामिति केंद्र, केंद्र किसको बोलते हैं? आप लोग को याद होगा इसको क्या बोलते हैं? इसको पी बोलते हैं। यहाँ क्या होता है? पी बोलते हैं इसको। ये ध्रुव कहलाता है ना। बताइए बताइए। हाँ, ध्रुव कहलाता है ना। तो यहाँ देखिए, ध्रुव है। तो गोलीय दर्पण का ज्यामितिक केंद्र को ही हम लोग जो है वो ध्रुव को ही जो है ज्यामितिक केंद्र बोलते हैं, ठीक है। इसका सेंटर यहाँ होता है, इसी को हम लोग जो है वो ज्यामितिक केंद्र कहते हैं, ठीक है। तो ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है। जी हाँ, किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है? वो अवतल दर्पण में, ठीक है। तो अवतल दर्पण हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मोटर चालक, मोटर चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा हुआ होता है? तो उत्तल दर्पण लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है कि किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करना है, तो उसके लिए जो है बीम को उत्तल लेंस को जो है किस जगह पर रखना पड़ेगा। प्रश्न फिर से एक बार समझिएगा, है ना। क्या बोला है कि किसी बीम का वास्तविक समान, क्या बोला है, किसी बीम का, कोई बीम है, ठीक है, उसका किस तरह का प्रतिबिंब चाहिए? वास्तविक और समान साइज का चाहिए। और उसके लिए जो है हम लोग को बीम को उत्तल लेंस में, बीम को जो है उत्तल लेंस में किस जगह पर रखेंगे कि जो इस तरह का जो है हम लोग का वास्तविक और समान साइज मिल पाएगा, है ना। तो इसका हो जाएगा फोकस दूरी की दुगुनी पर, है ना। फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर। तो इसका हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है? हाँ, अपवर्तनांक जो है वो हीरा 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 हीरा, ना, हीरा में सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट है कि आंख के रंगीन भाग को हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं? आंख का रंगीन भाग को जो है वो आइरिस बोलते हैं, ठीक है। तो आइरिस हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु कितनी हो सकती है? हाँ, सामान्य दृष्टि के लिए बिंदु की दूरी, एक मिनट, मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु कितनी दूर पर हो सकता है? क्या बोल रहा है? सामान्य दृष्टि के लिए, ठीक है, दूर बिंदु बोला है ना, दूर बिंदु। हाँ ठीक है। हाँ, इससे पहले वाला प्रश्न में ना हम न्यूनतम दूरी बताए थे। तो न्यूनतम दूरी कितना है आप लोग वो बताइएगा। इसमें जो है दूर का पूछा है, ठीक है। दूर अनंत होगा, दूर का क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। लेकिन न्यूनतम कम से कम कितना होना चाहिए उसका आप लोग कमेंट कीजिए। नेक्स्ट है कि दृष्टि, दीर्घ दृष्टि दोष को किस लेंस से हम लोग जो है वो दूर कर पाएंगे? तो दूर दृष्टि जो मतलब दूर में है दृष्टि दोष है, उसको जो है वो उत्तल लेंस के द्वारा जो है हम लोग उपयोग करके उस दोष को जो है वो दूर कर पाएंगे, ठीक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है, ठीक है। तो एम्पियर हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को जो है हम लोग क्या बोलते हैं? तो वोल्ट मीटर बोलते हैं, या एमीटर बोलते हैं, या फिर तो एमीटर बोलते हैं, ठीक है। एमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों के आवेश के तुल्य होता है? एक कूलाम आवेश जो है कितने इलेक्ट्रॉनों के आवेश के तुल्य होता है? तो 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, है ना। 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट की किसी प्रोटॉन का निम्न में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है? देखिए फिर से समझिए कि किसी प्रोटॉन का निम्न में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति के करते समय जो है वो
बदल जाता है या फिर परिवर्तन हो जाता है तो वेग। नेक्स्ट है कि समीकरण यहां दिया हुआ है, बोला कि किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ अभिकारक का ego है, अभिकारक का ego है। तीर के निशान के पीछे वाला क्या बोलते हैं, अभिकारक। और तीर के निशान के आगे वाला क्या बोलते हैं, उत्पाद। अभिकारक का ego है, एक ही है यहाँ अभिकारक। उत्पाद का ego हो रहा है, दुख हो रहा है, तो का हो गया आगे जाके, टूट गया ना। तो टूट जाता है और क्या बोलते हैं हम लोग, वियोजन बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है। नेक्स्ट की अभिक्रिया दिया हुआ है ZnO प्लस सी, Zn प्लस CO में किसका उपचयन हो रहा है, तो कार्बन का उपचयन हो रहा है इसमें, है ना। कार्बन हो जाएगा 14 नंबर का बी, है ना। सी से कार्बन होता है। कौन सा पदार्थ नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ये अनिल, ये अनिल है ना, अम्ल है, नीला को लाल कर देता है। ठीक है। नीला, कौन सा पदार्थ नीला लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल करता है, नीला को लाल कर दे रहा है, अनिल। अनिल से याद रखिएगा, अम्ल जो है नीला को लाल कर देता है, क्या हो जाएगा, अम्ल। 15 का अम्ल हो जाएगा। नेक्स्ट है कि धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है ना। तो धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र आप लोग इसको रटिए, है ना, Na2CO3 10H2O। हाँ, अब आगे देखते हैं कि क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। पीएच स्केल देखिए ना आप लोग, इस तरह से गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से लिखा रहता है। 7 में क्या रहता है, उदासीन रहता है। 7 से जितना नीचे आएगा वो अम्लीय होते जाता है। ठीक है। 7 से जितना उधर ऊपर जाएगा वो क्या होता है, क्षारीय होता है ना, क्षारक होता है। ठीक है। तो क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होना चाहिए, 7 से अधिक, 7 से अधिक, 17 का सी नंबर। आगे, तांबा और टीन का मिश्र धातु को जो हम लोग क्या बोलते हैं, तो पित्तल, कांसा, सोल्डर, कांसा बोलते हैं। ठीक है, कांसा हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर जो है वो द्रव रहता है। देखिए धातु है, धातु है, धातु है, उसका बाद वो क्या है, धातु हम लोग जानते हैं कि धातु कठोर होता है, ठीक है, ठोस होता है। तो लेकिन वो क्या है कि कमरे के तापमान पर जो है वो द्रव रहता है, पानी के जैसा रहता है, लिक्विड रहता है, तो पारा हो जाएगा। एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होता है ना, एल्केन, एल्किन, एल्काइन। इसको याद करवाने के लिए हम बताए थे कि सबसे शुरू में आप लोग दूध लाने जाते हैं तो क्या लेके जाते हैं, केन लेके जाते हैं ना, एल्केन। उसके बाद किन कर दो, है ना, एल किन कर दो, फिर काइन कर दो, एल एल काइन। ठीक है। अब सबका फॉर्मूला एक जैसा, पहले एक एक चीज लिखना है एक जैसा, CnH2n, ये सब में एक इसी लिख देना है, CnH2n। ठीक है, CnH2n लिख दिए। एल्केन में पहले वाला में +2 कर दे, बीच वाला को छोड़ दे, और लास्ट वाला के -2 कर दे। तो एल्काइन का भी फॉर्मूला हो गया, एल्केन का भी हो गया, एल्किन के भी हो गया। तो अब यहाँ क्या बोला है कि एल्किन का, ठीक है, किन का, किन में कुछ किए, बस सेम का सेम जो लिखे थे तीनों में वही चीज उतारा हुआ है ना। तो क्या हो जाएगा, अब बताइए क्या हो जाएगा, तो इसका बी हो जाएगा ना, बिल्कुल भी हो जाएगा, बिल्कुल भी हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कीटोन का प्रकार्यात्मक समूह जो है वो क्या है, कीटोन का, है ना, तो CO, CO। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है जी, प्रकाश संश्लेषण होता है ना, उसमें ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो कहां से, जल से। नेक्स्ट है मनुष्य में वृक्क तंत्र एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। ठीक है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है, और वृक्क जो है, किडनी जो है, किसका काम करता है, किस चीज के लिए, तो उत्सर्जन के लिए ना, है ना। हम लोग के शरीर के अंदर में जितने भी कचरा वगैरह भरा हुआ है उसको बाहर निकल जाना ही जो है बहुत जरूरी है। अगर बाहर नहीं निकलेगा तो शरीर में प्रॉब्लम होगा, और वो उत्सर्जन के जरिए निकलता है। अनॉक्सी श्वसन के फलस्वरूप क्या बनता है, अनॉक्सी श्वसन के फलस्वरूप जो है वो एथिल एल्कोहल बनता है ना, एथिल एल्कोहल। नेक्स्ट है कि एक पादप हार्मोन का उदाहरण देना है जो वृद्धि को बढ़ाता है, वृद्धि, पेड़ पौधा का हार्मोन है और पेड़ पौधा को बढ़ाने में जो है क्या करता है, मदद करता है, तो जिब्रेलिन सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है कि थायरॉक्सिन के स्रावन में कौन सा तत्व आवश्यक है, थायरॉक्सिन के लिए जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो कौन है, तो इसके लिए जो है जरूरी है आयोडीन, है ना, तो आयोडीन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसमें मुकुल विधि द्वारा जनन होता है, मुकुलन द्वारा जो है जनन किसमें होता है, तो हाइड्रा में होता है, मुकुल हाइड्रा में निकलता है, तो हाइड्रा हो जाएगा। नेक्स्ट ये परागकोश में होते हैं, परागकोश में क्या होता है जी, तो परागकोश में जो है परागकण होता है। ठीक है, देखिए ये सब पुष्प का पुकेसर का भाग है ना, तो परागकोश होता है, परागकोश में परागकण होता है, तंतु तंतु होता है जो डंठल जैसा पकड़ के रखा रहता है, और एक जो स्त्री के समय क्या होता है, अंडाशय होता है, उसके बाद क्या होता है, वर्तिका और वर्तिकाग्र होता है। ठीक है, ये सब होता है, तो परागकोश में क्या होता है, परागकण होता है। नेक्स्ट है कि मनुष्य
की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? 23 जोड़ा होता है ना। कितना जोड़ा? 23 जोड़ा। लास्ट प्रश्न है ऑब्जेक्टिव का, बाघ उपभोक्ता है। बाघ उपभोक्ता है, कैवा उपभोक्ता है? तो ये तृतीय कोशी स्तर का उपभोक्ता है। अब यहां से हम लोग सब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं, है ना। और फिर से आप लोग को याद दिला दें कि अपने दोस्तों को क्या करना है, आप लोग को पता है, कर दीजिए, है ना। और एक बटन दबाना है, किस चीज का? लाइक का। देखिए, अब हम लोग यहाँ दो दो नंबर का देखना है। 6 प्रश्न का ही आप लोगों का आंसर देना है, 8 रहेगा लेकिन 6 का ही आंसर देना है। अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आलेख खींचना है जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस दूरी के बीच में क्या हो? स्थित हो। क्या बोला है कि अवतल दर्पण के द्वारा एक प्रतिबिंब का स्वच्छ एकदम साफ सुथरा वाला आरेख खींचना हुआ है, खींचना है आप लोग को। और जब वस्तु को कहाँ रखना है? वस्तु को जो है ध्रुव तथा फोकस के बीच में रखना है। कहाँ कहाँ? ध्रुव और फोकस के बीच में रखना है। तो इसका स्थिति बताना है ना। तो देखिए यहाँ दिख रहा है, ये अवतल दर्पण है ना, अवतल दर्पण है। अब हम लोग को बनने वाला, अवतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब का एक स्वच्छ ये प्रतिबिंब बन रहा है। यहाँ हम लोग बीम को कहाँ रखे हुए हैं? बीम को देखिए यहाँ इस जगह पर रखे हुए हैं, ये बीम दिख रहा है ना। कहाँ है? फोकस, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में है ना। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में है ना, है ना। इसको मुख्य फोकस बोलते हैं ना। अरे मुख्य फोकस किसको बोलते हैं? तो देखिए, जब जो है प्रकाश किरण किसी दर्पण से टकरा के वापस मुड़ता है और मुख्य अक्ष को जिस जगह पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस बोलते हैं। तो ये मुख्य फोकस एफ हो गया हम लोग का, और यहाँ ध्रुव पी हो गया। अब इसके बीच में हम लोग को क्या रख दिए? बीम को रख दिए। अब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो दर्पण के इधर बनेगा, आगे से। ठीक है, ये दर्पण है ना हम लोग का, इसका आगे साइड बना है, इधर इस साइड। ठीक है, तो स्वच्छ इस तरह से आप लोग को चित्र बनाना है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं कि दीर्घ दृष्टि दोष क्या है, इसे कैसे दूर किया जा सकता है। अरे दूर दृष्टि दोष के बारे में पूछा है, ठीक है। तो दूर दृष्टि दोष क्या हो जाता है? तो वह दृष्टि दोष जिसके कारण व्यक्ति दूर के वस्तुओं को तो स्पष्ट देख पाता है, ठीक है। जिस चीज को देख पाता है वही दोष होता है आदमी में। मान के चलिए कि अगर दूर दृष्टि दोष है तो दूर वाला चीज देखेगा लेकिन नजदीक वाला नहीं देखेगा, है ना। निकट दृष्टि दोष है तो निकट वाला देखेगा लेकिन दूर वाला नहीं देखेगा। तो उल्टा होता है इसमें थोड़ा। दीर्घ दृष्टि दोष, तो वह दृष्टि दोष जिसके कारण कोई व्यक्ति जो है दूर में वस्तु जो रखा हुआ है उसको देख पा रहा है लेकिन निकट की वस्तु को नहीं देख पाता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दीर्घ दृष्टि दोष। और मेरा भी चश्मा लगा हुआ है लेकिन मेरा क्या है? निकट दृष्टि दोष, ठीक है। कारण इसका क्या है? तो अभी नेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना, उसके बाद नेत्र की गोलक का छोटा हो जाना। इसको हम लोग कैसे हटा सकते हैं? तो संशोधन निवारक जो है इस दोष को दूर करने के लिए एक उत्तल लेंस का जो है वो चश्मे का उपयोग करना होगा। अब आता है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? जी हाँ, जब लोहा का कील है और उसको कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या किए? डुबा दिए, तो उसका रंग जो है, विलयन का रंग जो है वो बदल जाता है, ठीक है। और किस प्रकार का बदल जाता है वो सारी चीज हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। तो लोहा के कील कॉपर सल्फेट के विलयन में से जो है वो कॉपर को विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट बना देता है, ठीक है। तो आयरन सल्फेट बनने के कारण जो है कॉपर सल्फेट का गहरा नीला रंग मलिन हो जाता है, मैल जैसा, और ये हल्के रंग में जो है वो बदल जाता है, ठीक है। ये आपका अभिक्रिया यहाँ लिखा हुआ है। नेक्स्ट है कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक, है ना, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती? हाँ, क्या है कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस जो है वो शुष्क लिटमस पत्र के रंग को जो है क्यों नहीं बदल पाती है? तो शुष्क हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वियोजित होकर जो है H पॉजिटिव आयन नहीं देता है, इसीलिए, ठीक है। अतः अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं कर सकता है और जिसके कारण जो है लिटमस पत्र के रंग में नहीं बदलता है ना। नेक्स्ट है कि हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? अम्ल की क्या भूमिका है हम लोग अमाशय में? देखिए, हम लोग जो भोजन खाते हैं ना, हम लोग भोजन खाते हैं ना, नहीं खाते हैं? खाते हैं, ठीक है। तो मुंह से हम लोग मुंह से अंत ग्रहण करते हैं भोजन को, चबाते हैं दांत में पूरा एकदम चबा चबा के, और लार निकलता है, लार में एक एंजाइम रहता है और हम लोग का मुंह में जो है कार्बोहाइड्रेट पचता है ना। इसका हम जो है पूरा कोर्स कंप्लीट करवाए हुए हैं, है ना। इस चैप्टर का जो है वो चैप्टर पढ़ाए हुए हैं। अगर आप लोग को अगर समझना है तो आप लोग देख भी सकते हैं जाके चैनल में। तो हमारे अमाशय में जो है अम्ल की क्या भूमिका है? तो अमाशय में पाए जाने वाला एंजाइम हम लोग मुंह पे बता रहे थे ना। मुंह में जो है क्या लार होता है? लार में एंजाइम होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, सरल में बदलता है, एमाइलेज, है ना। एमाइलेज नामक क्या होता है? एंजाइम होता है। उस प्रकार अमाशय में जो है एंजाइम होता है वो अम्ल के माध्यम से निकलता है। अमाशय में अम्ल भोजन को अम्लित बनाता है ताकि जठर रस में जो है वो पाए जाने वाला एंजाइम उससे पचा सके। और अमाशय में आप लोग कमेंट कीजिएगा अमाशय में कौन पचता है ना। मुंह में तो कार्बोहाइड्रेट पच जाता है, ठीक है। अमाशय में जो है कौन पचता है और छोटी आंत में कौन पचता है, ठीक है, कमेंट कीजिएगा। अब यह भोजन की उपस्थिति जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। नेक्स्ट है
कि देखिए अम्ल जो रहता है, अब अम्ल के पूरा बढ़िया से इसका विस्तार में समझिए। सबसे पहले भोजन जो है मुंह से ग्रसिका से होते हुए अमाशय में आता है, ठीक है। अमाशय में आने के बाद यहाँ क्या होता है कि यहाँ से जो है वो अमाशय में आने के बाद यहाँ से अम्ल निकलता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और वो सारा का सारा भोजन क्या कर देता है, अम्लीय कर देता है ना। अब अम्लीय करने के बाद क्या होता है कि अम्ल करने के बाद जो है वो जो जीवाणु वगैरह रहता है वो नष्ट हो ही जाता है, और उसके बाद जो है वो यहाँ प्रोटीन को पचाता है, ठीक है। जब एंजाइम निकलता है तो प्रोटीन पचता है, और ये अम्ल हो जाता है, उसके लिए यहाँ श्लेष्मा भी जरूरत पड़ता है। श्लेष्मा इस तरह से बाहरी परत है, एक अंदर से, मतलब अंदर के साइड में एक परत रहता है श्लेष्मा, जो कि जो है अम्ल से रक्षा करता है पेट को। हम लोग पढ़े होंगे तो समझ में आ रहा होगा। प्रतिवर्ती चाप क्या है, इसके कौन से घटक हैं? तो प्रतिवर्ती क्रिया में आवेगों को गमन मार्ग को ही जो है प्रतिवर्ती चाप कहा जाता है। इसका निम्नांकित भाग है ग्रहण करने वाला, ग्राही अंग है, तंत्रिका केंद्रिका है, संवेदी तंत्रिका है, प्रेरक तंत्रिका और अभिवाही अंग है। डीएनए, डीएनए की प्रतिकृति बनना जनन के लिए आवश्यक है। देखिए डीएनए का प्रतिकृति, डीएनए का फोटोकॉपी अगर नहीं होगा ना तो जनन होबे नहीं करेगा। कैसे पिता वाला गुणवा जाएगा बचवा में, तब ना होगा। हाँ, तो डीएनए अणुओं में जो है वो, डीएनए अणुओं में जो है शरीर की डिजाइन, कार्य की आदि संबंधित महत्वपूर्ण सूचना होती है, जिसके अनुसार शरीर में वृद्धि और उसका विकास होता है। डीएनए की प्रतिकृति बनने से जो है वो नई कोशिका में जो है वो, नई कोशिका में भी जो है डीएनए का एक मतलब चला जाता है, ठीक है। देखिए नया कोशिका जब बनता है ना तो उसमें भी जो है वो डीएनए चला जाता है। जैसे मान चलिए कि अभी हम लोग जनन चैप्टर से हो सकता है कि आप लोग पढ़े होंगे तो बहुत अच्छा से समझाया गया होगा वहां कि डीएनए का प्रतिकृतियां बहुत जरूरी है जनन के लिए, ठीक है। जनन में अगर डीएनए प्रतिकृतियां फोटोकॉपी नहीं हो रहा है तो जनन होगा ही नहीं। जनन के लिए हम लोग को क्या चाहिए होता है, एक स्पर्म की जरूरत होता है, अंडा की जरूरत होता है। अब देखिए अब इससे जो है अब डीएनए इसमें नहीं आएगा, स्पर्म में इसमें अंडा में अगर डीएनए नहीं रहेगा, माता पिता का अगर डीएनए नहीं आएगा तो ये फिर और भी डीएनए और भी कोशिका में ये कैसे टूटेगा, है ना। तो तथा फिर से एक बार हम लोग समझते हैं कि डीएनए अणुओं में जो है वो शरीर की डिजाइन, कार्य आदि संबंधित महत्वपूर्ण सूचना होती है, जिसके अनुसार शरीर में वृद्धि और उसका विकास होता है। डीएनए की प्रतिकृति बनने से नई कोशिका भी जो है वो डीएनए के साथ चला जाता है, तथा वह पूर्ण जीव के रूप में जो है वो विकसित हो सकती है अथवा उसके विकास में योगदान दे सकती है। डीएनए के बिना जो है कोशिका जीवित रह ही नहीं सकता है। देखिए ये स्पर्म है, ये कोशिका है, ये कोशिका है, अगर इसमें डीएनए नहीं रहेगा तो ये जीवित नहीं रहेगा, है ना। जीवित नहीं रहेगा तो फिर आगे जन्म भी नहीं होगा। नेक्स्ट कि पोषी स्तर क्या है, एक खाद्य श्रृंखला का उदाहरण दे तथा इसमें विभिन्न पोषी स्तर को जो है बारे में बताइए। तो किसी खाद्य श्रृंखला के विभिन्न चरणों को जो है वो स्तरों को पोषी स्तर कहते हैं। देखिए अलग अलग खाने वाला जो है प्रथम जैसे कि घास है, हिरन घास है, घास से हिरन जो है घास को खाया, और उसके बाद हिरन को जो है शेर खाया। तो वही चीज यहाँ पूछा है कि किसी खाद्य श्रृंखला के विभिन्न चरण या स्तर को जो है पोषी स्तर हम लोग बोलते हैं। और खाद्य श्रृंखला का उदाहरण जो है घास है, हिरन है, शेर है। और इस श्रृंखला के विभिन्न पोषी स्तर है। प्रथम पोषी स्तर में जो है वो घास वगैरह आता है जिसको उत्पादक हम लोग बोलते हैं। द्वितीय पोषी स्तर में जो है हिरन हो गया, यह प्रथम उपभोक्ता कहलाता है, ये शाकाहारी होते हैं क्योंकि ये पेड़ पौधा को ही खाता है। और उसके बाद तृतीय पोषी स्तर जो होता है उसमें उच्च जो मांस को खाते हैं ना, जीव को खाते हैं, वो लोग इस पे आते हैं, या तो वो जीव इसमें आते हैं। अथवा बोला है कि ऐसे दो तरीका सुझाएं जिसमें कि जैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। तो जैव निम्नीकरण पदार्थ अपघटित होते समय दुर्गंध तथा हानिकारक गैस को मुक्त करते हैं, जिससे कि समुदाय में स्वास्थ्य में जो है बुरा प्रभाव पड़ता है। और जैव निम्नीकरण पदार्थ के साथ जो है बीमारियों को सूक्ष्म जीव पलते हैं जो कि बीमारी फैलाते हैं, और ये अन्य स्रोतों को भी जो है वो संदूषित करके संक्रमित करते हैं। अब यहाँ से आते हैं हम लोग का 3-3 नंबर वाला प्रश्न। हाँ, 7 सेंटीमीटर ऊंचा एक वस्तु है, एक मिनट, हाँ, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर ऊंचा एक वस्तु 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस में जो है वो 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है, और प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए कि फोकस दूरी कितना है। फोकस दूरी कितना है, 8 सेंटीमीटर। अच्छा ठीक है। उसके बाद बोला है कि लेंस, है ना, लेंस से जो है वो 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है। उत्तल लेंस से कितना दूरी में, 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ बीम का दूरी, बीम का कितना हो गया, अब समझिए। यहाँ पहले तो यहाँ हम लोग समझ लिए, हाँ, कि एक 7 सेंटीमीटर ऊंचा वस्तु है, 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस, है ना। उसका फोकस दूरी कितना है, उत्तल लेंस है यहाँ, ठीक है। किस प्रकार का लेंस है, उत्तल लेंस है, इस तरह से, है ना। नहीं मैं सुना, इस तरह से उत्तल लेंस है। तो इसमें जो है उसमें 8 सेंटीमीटर फोकस, इसका फोकस दूरी कितना है, 8 सेंटीमीटर।
और 12 सेंटीमीटर दूरी पर जो है बीम रखा हुआ है, प्रतिबिंब की स्थिति बताना है, प्रकृति बताना, आकार बताना है। तो एफ बराबर हम लोग यहाँ कितना है, एफ जो है 8 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी वस्तु के वस्तु को, एक मिनट, हाँ, 7 सेंटीमीटर ऊंचा एक वस्तु है, मतलब वस्तु का ऊंचाई कितना है, 7 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ बीम का ऊंचाई कितना हो गया, H1 कितना है, 7 सेंटीमीटर, ये क्लियर है। उसके बाद बोला है कि 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी है ना, 8 सेंटीमीटर क्या है, फोकस दूरी है। तो हम लोग एफ बराबर कितना है, 8 सेंटीमीटर। उसका बाद जो है 12 सेंटीमीटर है ना, उत्तल लेंस के 12 सेंटीमीटर दूर पर रखा हुआ है, तो बीम का दूरी कितना है, -12 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ। उसका बाद जो है बीम की स्थिति पूछा हुआ है ना, मतलब H2 पूछा हुआ है। और उसका बाद जो है प्रकृति एवं प्रकार आकार पूछा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ देखिए लेंस सूत्र लगाते हैं, सबसे पहले तो उतना नहीं देखते हैं। लेंस सूत्र क्या होता है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। हम लोग देखेंगे 1/v, v कितना है हम लोग का, v तो पता ही नहीं है, निकालना है ना v, हाँ, बराबर 1/f, f पता है ना, तो f हम लोग यहाँ बैठाएंगे। उसके बाद 1/u, u पता है, वो भी बैठाएंगे। अब यहाँ देखिए बैठाइए, 1/v नहीं पता है, छोड़ दिए इसको, एक ले, 1/8 यहाँ कर दिया, 8 मेरा क्या था, f था, f बैठा दिए। उसके बाद जो है 1/-12, -12 मेरा क्या है, u है, तो u हम लोग बैठा दिए, बराबर क्या आ जाएगा, इसको हम लोग भिन्न के जोड़ करेंगे, ठीक है। तो भिन्न के जोड़ करेंगे तो हम लोग का क्या निकल जाएगा, 1/24। तो v बराबर कितना निकल गया, 24। अब उसके बाद हम लोग को क्या निकालना है, प्रतिबिंब का स्थिति देखना है ना, प्रकृति, तो H2/H1 कर देंगे, बराबर क्या होता है, v/u। अब इसको हम लोग करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे ना। तो अब यहाँ देखिए निकालना क्या है चीज हम लोग का, H2 निकालना है ना, तो H2 के अकेले छोड़ दिए। अब उसके बाद जो है v/u था, तो इसको इसी तरह रख दिए। अब इधर H1 क्या में था, भागा में था, इधर ले आए तो क्या हो गया, गुना हो गया, हो ना। अब जो है इसका हम लोग मान बैठा देंगे, v का मान कितना निकला था, 24 निकला था, और u कितना है, -12 है। उसके बाद h हम लोग का कितना है, H1 7 है। तो अब इसको जब हम लोग गुना कर देंगे, है ना, तो -14 सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोग यहाँ फाइनल लिस्ट देखिए, फाइनल डिटेल यहाँ जो आंसर क्या आया, तो स्थिति जो है -24 सेंटीमीटर हो जाएगा। प्रकृति क्या होगा, वास्तविक में उल्टा हो जाएगा, और आकार क्या हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर वस्तु से बड़ा हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, ठीक है। 7 था वस्तु और ये 14 हो गया। अब आगे आता है कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के नियम को जो है लिखना है। तो प्रकाश, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो प्रकाश की दिशा में परिवर्तित को ही जो है प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है। पहला नियम क्या है, आपतित किरण और आपतित किरण तथा दोनों माध्यमों में पृथक करने वाले पृष्ठ आपतन बिंदु पर अभिलंब और सभी एक ही तल पर होते हैं, है ना। क्या बोला है पहला नियम, कि देखिए ये क्या है, एक मान लीजिए एक कोई परावर्तक पृष्ठ है। अब यहाँ देखिए आपतित कोण, परावर्तित कोण, किरण उरण सब जो एक ही तल पर आएगा, है ना, दूसरा दूसरा तल में नहीं जाएगा। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन अनुपात स्थिर रहता है। देखिए यहाँ जो है, यहाँ जो है ये अभिलंब है। अब यहाँ जितना डिग्री का कोण बनेगा उतना डिग्री कोण यहाँ भी बनेगा। तो ये चीज बताया है यहाँ, इसको हम लोग आई बराबर आर भी बोलते हैं, कोण आई बराबर कोण आर, इस तरह से, ठीक है। सूर्योदय के समय सूर्य जो है रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है, जी हाँ, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रकाश के परिकरण, है ना, प्रकीर्णन, प्रकाश की परिकरण के कारण जो है सूर्योदय के समय सूर्य की रक्ताभ प्रतीत होता है। सूर्योदय के समय सूर्य का प्रकाश वायुमंडल को जो है, वायुमंडल की अत्यधिक मोटी परतें से गुजरता है, जिससे जो है कि सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाली नीला रंग को जो है अतिक प्रकरणीय करता है, और अधिक तरंग दैर्घ्य वाले लाल रंग को जो है, लाल रंग का परिकरणीय बहुत कम होता है, जिसके कारण आंख में जो है ना, आंख में केवल लाल रंग ही पहुंच पाता है। और आता सूर्योदय के समय जो हम लोग का सूरज किस तरह दिखता है, लाल रंग का दिखता है, रक्ताभ दिखता है। अब आता है समीकरण संतुलित करने के लिए, आप लोग का इसका अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके आप लोग चेक कर सकते हैं, बहुत अच्छे से वहां बताए हुए हैं कि मतलब कैसे जो है वो बनाया जाता है इसको, ठीक है, समीकरण को संतुलित करने के लिए। तो हम लोग देखिए द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या कहता है, द्रव्यमान संरक्षण नियम ये कहता है कि अभिकारक जितना है उतना ही उत्पाद भी होना चाहिए, कुछ भी जो है वो बढ़ना घटना नहीं चाहिए। तो आप यहाँ देखिए कि एन ए यहाँ कई गो है, एक है, यहाँ कई गो हो गया, दो गो हो गया ना गलती। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, एन ए दो को करेंगे। अब यहाँ दो को किए तो यहाँ ओ एच कई गो था, है ना, ओ एच कितना था, एक एक था, लेकिन यहाँ ओ एच जो है अब यहाँ दो हो गया है ना। अब इधर देखिए ओ यहाँ कितना है, एक है, एच कितना हो गया, दो हो गया, हुआ ना। तो यही चीज को हम लोग को क्या करना है, सही करना है। तो अब यहां देखिए नीचे आइए फाइनल लिस्ट में, एक मिनट, हाँ देखिए आगे। तो यहाँ क्या है कि एन दो हम लोग एन ए कर दिए, यहाँ भी एन ए दो हो गया, ठीक है। ओ यहाँ कितना था, ओ एक है,
लेकिन यहाँ हम आगे इसके आगे 2 दे दिए तो यहाँ O 2 हो गया और H भी यहाँ 2 हो गया और यहाँ H ऑलरेडी 2 पहले से है, ठीक है। तो इधर H कितना हो गया, टोटल 4 हो गया। कैसे, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, 4 हो गया। और इधर H कितना है, 2 ही है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इधर 4 H करना पड़ेगा। तो 2 दे दिए तो इधर भी 4 H हो गया। देखिए यहाँ 2 H और ये 2 दूनी 4 H हो गया। इधर से 4 H हुआ, यहाँ 2, ये 2 हो गया और ये H वाला 2 हो गया, 4 हो गया। अच्छा Na कितना इधर है, 2 है। Na कितना है, 2 है, ठीक है। O यहाँ कितना है, ऑक्सीजन यहाँ कितना है, यहाँ है एक, एक था लेकिन यहाँ 2 हो गया, 2 ये हो गया। और यहाँ कितना है, यहाँ 4, ठीक है। तो कितना हो गया, 4 2 6 हो गया। अब इधर हम लोग क्या करेंगे, इधर इधर भी देखेंगे 6 हुआ कि नहीं। तो यहाँ O 4 है, ठीक है। और यहाँ भी कितना हो गया, O यहाँ 2 है, ठीक है। 4 2 6 इधर भी हो गया। अच्छा S यहाँ कितना है, तो S 4 है और इधर भी S 4 है। मतलब ये संतुलित हो चुका है, पूरा तरह से ये संतुलित हो चुका है। तो इस तरह से संतुलित करना है। अब जो है आप लोग कमेंट कीजिएगा प्लीज एक बार कि आप लोग को यहाँ देखिएगा, सीखना है ना आप लोग को। तो आप लोग इसका ये मतलब ये चारों को जो है वो संतुलित करके कमेंट जरूर कीजिएगा। ये चारों को संतुलित कीजिए आप और कमेंट कीजिएगा। आंसर के जगह हम अभी वीडियो रोक दे रहे हैं ना, आप लोग आंसर नहीं देखिएगा। हाँ, तो आ गया कि जिप्सम क्या होता है, इसको 373 केल्विन ताप पर गर्म करने से क्या होता है। तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को जिप्सम कहते हैं। जिप्सम किसको बोलते हैं, तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, जिप्सम बोलते हैं। और जिप्सम क्या है, तो हो गया ये। अब इसको 373 केल्विन ताप कर अगर 373 केल्विन में ताप में अगर इसको हम लोग गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो इसका सूत्र जो होता है जिप्सम का, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। जिप्सम का जो है वो 373 केल्विन में गर्म करने पर यह जल के 3/2 अणुओं को त्याग करके जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, मतलब जो हम लोग पुट्टी बोलते हैं ना, कि घर में जो पुट्टी मारा रहा है उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। नेक्स्ट है कि थर्मिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। इसके 2 उपयोग को भी लिखना है, या फिर तो थर्मिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के साथ जो है समझाइए और इसका एक उपयोग भी लिखना हुआ है ना। अब देखिए, तो आयरन 3 ऑक्साइड है ना, आयरन 3 हम लोग लेंगे, आयरन 1 आयरन 2 आयरन 3 इस तरह से। तो आयरन 3 ऑक्साइड की जो है A1 के साथ में क्या करना है, अभिक्रिया अति तीव्र होता है, जिससे जो है कि काफी उष्मा उत्पन्न होता है, काफी जो हीटिंग प्रोवाइड करता है। और इसी अभिक्रिया को हम लोग थर्मिट अभिक्रिया बोलते हैं, है ना। उपयोग इसका क्या है, तो रेलवे ट्रैकों को जोड़ने में इसका प्रयोग किया जाता है और क्षार युक्त मशीन को पुर्जे को जोड़ने में ये प्रयोग किया जाता है इसका। नेक्स्ट है कि कारण बताइए कि धातु को क्यों विद्युत धारा का संचालित करता है। तो धातु में विद्युत संचालन के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और जिससे कि विद्युत धारा के प्रवाह के लिए अल्प प्रतिरोध उत्पन्न होता है। नर, यहाँ इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि नर तथा मादा जनन हार्मोन का नाम लिखना है और काम भी बताना है। तो नर जनन हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। इसका काम क्या है, टेस्टोस्टेरोन जो है शुक्राणु का निर्माण करता है। और मादा जनन हार्मोन को क्या बोलते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बोलते हैं। एस्ट्रोजन का काम क्या है, तो द्वितीय लैंगिक लक्षण का विकास करना, जैसे कि दाढ़ी मूछ वगैरह, जो इस टेस्टोस्टेरोन में क्या रहता है कि दाढ़ी मूछ आता है। उसी तरह से इसमें क्या है कि पीरियड वगैरह होता है, जो कि उसको जो है स्टार्टिंग करने के लिए एस्ट्रोजन का काम, ठीक है। और विकास, जनन शक्ति में विकास करना। और प्रोजेस्टेरोन का कार्य जो है भ्रूण के विकास एवं पोषक को सहायता करना। इस तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट चित्र दिखाया गया है ABCD, जिन अंगों को जो है इंगित करते हैं उन अंगों का नाम लिखना है और इसका कार्य भी बताना है। देखिए सबसे पहले कि ये तो स्त्री केसर के हैं, है ना। ये क्या है, स्त्री केसर के हैं, लेकिन चित्र में आप लोग को अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। ये स्त्री केसर मतलब ये फूल होता है ना, पुष्प, वही चीज के बारे में है, ठीक है। तो पहला में जो है वो परागकण है। जो ये परागकण, ये परागकोश में रहता है। परागकोश किस तरह से रहता है, इस तरह से चप्पल जैसा रहता है, इसमें परागकण होता है और ये उड़ के जाता है, यहाँ बैठता है इसमें, ठीक है। तो ऊपर वाला ए में जो है वो परागकण है। उसके बाद जो है वर्तिका है, ये जो है आप लोग को दिख रहा है, ये वर्तिका है। और नीचे जो है वो ये बीच में जो है सेंटर में सी में जो है केंद्रक दिख रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है ये पूरा, ये वाला डी को, ये पूरा हम लोग जो है वो अंडाशय बोलते हैं। तो ये स्त्री केसर है ना, स्त्री केसर का ही ये भाग है, ठीक है, फूल का। अब इसका काम क्या है, तो परागकण का काम क्या है, तो परागकण निषेचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्तिका का काम करता है, तो परागकण को अंकुरन के समय जो है पराग नलियों के द्वारा बीजांड तक पहुंचाने के मार्ग के रूप में काम करता है। उसी तरह से केंद्रक क्या करता है, निषेचन में भाग लेता है ये। और अंडाशय मादा जनन अंग में जो है, मादा जनन अंग के जो है मुख्य भाग के रूप में जो है निषेचित करके और फल और बीज का निर्माण में जो है बहुत भूमिका निभाता है। अब यहां से आता है 5 नंबर का मोस्ट VVI प्रश्न, ये ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पार्श्व क्रम संयोजन किसे कहते हैं। प्रतिरोध R1 R2 R3 को पार्श्व क्रम संयोजन
संयोजित करके जो है समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजन प्राप्त करना है। तो देखिए, जब सभी प्रतिरोध को एक छोर के एक ही साथ दूसरे छोर में जोड़ा जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्श्वक्रम बोलते हैं। देखिए, तो यहाँ एक प्रतिरोध है, दो प्रतिरोध है। देखिए, श्रेणी क्रम किसको बोलते हैं? श्रेणी क्रम में क्या होता है कि ऐसे स्टार्टिंग होता है, ठीक है, श्रेणी क्रम ऐसे रहता है। लेकिन ये पास क्रम बोला है, तो पास क्रम को एक ही जगह से स्टार्टिंग करते हैं, यहीं से स्टार्ट करेंगे, आप तीनों को यहीं से ले जाएंगे, ठीक है। तो जब सभी प्रतिरोध की एक छोर के साथ में दूसरे छोर को जो है एक के साथ में जोड़ा जाता है तो इस प्रकार के संयोजन को हम लोग पार्श्व संयोजन कहते हैं। बहुत अच्छा से ये डिफिनेशन आप लोग याद हो गया होगा। अब यहाँ इस चित्र को याद रखिएगा, हाँ, ये चित्र बहुत ज्यादा जो है आप लोग को नंबर बढ़ाने का प्रयास करेगा। आप लोग अगर 5 नंबर के चित्र खाली बना देते हैं तो 2 नंबर पक्का मिल जाएगा, ठीक है। और प्रतिरोध का पार्श्वक्रम समूहन इस तरह से है, प्रतिरोध 1 2 3, उसके बाद जो है ये दिखाया गया है, ये मीटर दिखाया गया है यहाँ। अब जो है कि माना कि परिपथ में 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 है, को पार्श्वक्रम में जोड़ा गया है और इसके बीच में विभवांतर I1, विभवांतर भी देना है ना, I2 I3 प्रवाहित किया गया है, ठीक है। और मुख्य परिपथ में कुल धारा जो है I बराबर क्या हो जाएगा, तो I1 I2 और I3 को जोड़ देंगे कुल प्रवाहित धारा का अगर देखना है तो यदि प्रत्येक प्रतिरोध के बीच विभवांतर भी हो और ओम के नियम से हम लोग जब देखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो पहले के लिए जो है वो I बराबर I1 का अगर हम लोग निकालेंगे तो V बराबर R1 हो जाएगा, उसके बाद I2 निकालेंगे तो V बराबर V बटा R2 हो जाएगा और यहाँ V बटा R1 हो जाएगा, और I3 अगर हम लोग निकालेंगे तो V बटा R3। ये 3 समीकरण हो गया। अब तीनों समीकरण को हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है, I1 I2 I3 को जोड़ेंगे और इधर से इसको जोड़ेंगे, ठीक है। तो V बटा R1 प्लस में V बटा R2 प्लस में V बटा R3, ये तीनों जोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, I बराबर हम लोग V के यहाँ कॉमन ले लेंगे, ठीक है, V को कॉमन ले लेंगे तो बचा क्या इधर 1 बटा R1 1 बटा R2 1 बटा R3, ये समीकरण चौथा हो गया हम लोग। अब आगे क्या है कि यदि A एवं B के सिरे के बीच विभवांतर V एवं समतुल्य प्रतिरोध R हो, है ना, तो इसके लिए ओम का नियम से क्या हो जाएगा, तो I बराबर V बटा R, ये पांचवा समीकरण हो गया। अब समीकरण 4 और 5 से हम लोग क्या करेंगे, तो V बटा R बराबर V को हम लोग यहाँ क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, R1 ये R 1 बटा R1 हो जाएगा प्लस में 1 बटा R2 हो जाएगा प्लस में 1 बटा R3 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा कि इसलिए हम लोग क्या आ जाएगा, 1 बटा R के बराबर जो है 1 बटा R1 1 बटा R2 1 बटा R3, इस तरह से आप लोग को समीकरण बना के दिखाना है। नेक्स्ट है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव दिखाने के लिए एक प्रयोग का वर्णन करना है, ऑस्ट्रेट का प्रयोग करके जो है वर्णन करें, या फिर तो ऑस्ट्रेट का प्रयोग द्वारा जो है ये पता लगाया जाता है, या फिर तो ये पता लगाया है कि जब किसी चालक के विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र जो है उत्पन्न हो जाता है ना। किसी चीज में अगर विद्युत धारा को अगर किसी में विद्युत अगर एक तार है और तार में अगर हम लोग करंट भेज रहे हैं तो उसका चारों तरफ क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। माना कि AB यहाँ जो है, AB एक तार है जिसके निकट के नीचे जो है चुंबकीय सुई NS लगा हुआ है, ठीक है, NS हम लोग यहाँ देखने का प्रयास कीजिए, N है ना, ये S है। जब विद्युत धारा नहीं बहती है तो ये सुई में विक्षेपित नहीं होती है, जबकि विद्युत धारा में प्रवाहित की जाती है तो ये चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है और ये दिशा को जो है बदलने के लिए दिशा को बदल जाती है। नेक्स्ट है कि चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं का 3 गुण को लिखना है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा के 3 गुण क्या है, तो ये बंद वक्र होते हैं। दूसरा है कि ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करते हैं, अर्थात उस दिशा को निर्दिष्ट करते हैं और जैसे कि वहां रखा हुआ कोई भी ध्रुव का गमन करना शुरू कर देगा, और ध्रुवों के समीप में रेखा का जो है घनी होती है, क्षेत्र रेखा का क्षेत्र जो है बहुत ज्यादा घनाकार रहता है। नेक्स्ट आता है यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरण के द्वारा Na2O और MgO का निर्माण दर्शाना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए Na सोडियम का जो है इलेक्ट्रॉन विन्यास से हम लोग देखेंगे तो कितना है 2,8,1, ये बाहरी कक्ष में 8 होना चाहिए, बाहरी कक्ष में कितना बनाना चाहिए, 8 बनाना चाहिए, है ना। तो आप लोग यहाँ देखिए, यहाँ समझिए पहले Na2, Na कितना है 2 है और ऑक्सीजन 1 ही है। अब जो है ऑक्सीजन का जो है अगर हम लोग यहाँ देखेंगे तो ऑक्सीजन का होता है 2,6, मतलब हमको इसको लास्ट में 8 पुराना है, 8 पूरा करना है ना। तो अब यहाँ करना क्या है, तो यहाँ देखिए कि Na यहाँ जो है 1 ज्यादा हो जा रहा है, इसको अंतिम कक्ष में बाहरी कक्ष में 8 ही रखना है, एक ये एक्स्ट्रा हो जा रहा है, या फिर तो ये किसी से ले 7 और उसके बाद 8 बना ले, या फिर तो एक जो है उसको किसी दूसरे को दे दे, है ना। तो अब ये एक जो है किसी दूसरे को दे देता है। अब मान लीजिए ऑक्सीजन को जो है, यहाँ ऑक्सीजन था ना, तो ऑक्सीजन के 2 8 6 है, अब इसको जरूरत पड़ रहा है ना, तो ये उसको दे देगा। अब जो देखिए यहाँ धातु Na जो है वो धातु है और ऑक्सीजन क्या है, अधातु है, तो धातु जो है वो हमेशा क्या करता है कि दूसरों को देता है, ये लेता नहीं है, ठीक है, और अधातु है तो लेगा। अब ये जब दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, सॉरी सोडियम यहाँ दे रहा है, तो Na प्लस, प्लस में हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव यहाँ पॉजिटिव लिखते हैं क्योंकि ये धातु है, अब प्लस में E माइनस हम लोग यहाँ कर दिए क्योंकि ये एक दे रहा है ना, एक अणु को दे रहा है।
अब उसके बाद यहाँ ऑक्सीजन में हम लोग देख लेते हैं कि ऑक्सीजन में क्या है कि इसको कितना चीज का और जरूरत पड़ेगा। लास्ट में इसका 2 और 6 है ना, तो यहाँ हम लोग का 2 और जरूरत पड़ने वाला है, तो मतलब ये 2 लेगा, है ना। अब यहाँ देखिए कि यहाँ सोडियम कितना है, 2 है, तो सोडियम का हम लोग यहाँ एक यहाँ से एक बच जा रहा है और एक यहाँ बच जाएगा, मतलब 2 यहाँ बच जा रहा है। अब ये दोनों जो है वो इसको दे देगा, ठीक है। इसको हम लोग जो है इस तरह से कर लेते हैं, 4 5 6, हाँ। अब ये 2 यहाँ से दे देगा इसको, और तब इसको जो है अष्टम बन जाएगा, इसका भी 8 रह जाएगा, और इसका 6 है, इसको दे दिया तो इसका भी 8 हो जाएगा, है ना। तो उस तरह से यहाँ क्या हो जाएगा आपका फाइनल कि Na2 जो है पॉजिटिव, मतलब ये दे रहा है इसको ऑक्सीजन के 2। उस तरह से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण द्वारा MgO का रचना है यह बताया गया है। नेक्स्ट है कि कार्बन के अत्यधिक यौगिक के निर्माण का कारण क्या है। सबसे पहले देखिए कार्बन के बारे में, कार्बन अत्यधिक यौगिक की रचना करने के लिए कारण जो है अनेक है, जिसमें कि पहला जो है कार्बन यौगिक में श्रृंखलन गुण होता है ना, और कार्बन की चतुसंयोजकता का गुण होना, कार्बन के परमाणु का आपस में एक दूसरे के तत्वों के परमाणु के साथ में एकल बंध या फिर तो द्विबंध या फिर तो त्रिबंध से जो है वो जुड़े रहते हैं, जैसे कि सी हो गया, है ना, ये एकल बंध हो गया, एक बॉन्डिंग हो गया, ये 2 बंध हो गया, डबल बॉन्डिंग हो गया, ये 3 बंध हो गया, मतलब जितना ज्यादा लाइन रहेगा उतना बॉन्ड होता है, और कार्बन के यौगिक सामान्यता प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है कि समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाना है। तो कार्बनिक यौगिक के वह श्रेणी जिसके सभी सदस्यों का एक ही प्रकार्यात्मक समूह रहता है और जिसके किसी भी दो क्रमागत सदस्यों के आणविक सूत्रों के बीच में सदा जो है H2 का अंतर रहता है, उसे जो है समजातीय श्रेणी कहते हैं। यार माइक हम लगाए ही नहीं थे, तो नहीं आवाज कैसा रिकॉर्ड हुआ। अच्छा आगे देखिए, एल्केन क्या है, एल्काइन क्या है, इसका सामान्य रासायनिक सूत्र लिखें और सबसे सरल एल्काइन का नाम तथा इलेक्ट्रॉन की संरचना लिखना है, इस एल्काइन का उपयोग भी बताना है। तो वैसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन परमाणु आपस में त्रिबंध द्वारा जो है वो जुड़े रहते हैं, उसी हम लोग क्या बोलते हैं, एल्काइन बोलते हैं। और इसका सूत्र जो है सामान्य सूत्र पीछे भी याद करवाए थे, एल्काइन में जो है -2 रहता है, बाकी जो है ये सब में एक ही जैसा रहता है, और एल्केन में जो है +2 रहता है। सबसे सरल एल्काइन जो है आप लोग का एथाइल है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक संरचना इसका इस प्रकार से है, और एल्काइन जो है इसका उपयोग किसी में हम लोग करते हैं, तो कच्चे फल का कृत्रिम रूप से पकाने में, और ऑक्सी एसिटाइलिन ज्वाला उत्पन्न कर और धातु को वेल्डिंग करने में जो है इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है कि वृकाणु नेफ्रॉन का नामांकित चित्र बनाना है, तो इस तरह से आप लोग चित्र को प्रैक्टिस कर लेना है बनाने के लिए। नेक्स्ट है कि हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है और यह प्रक्रम कहाँ होता है। देखिए पीछे हम कुछ देरी पहले बताए थे ना कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो मुंह में पचता है, उसके बाद प्रोटीन जो है अमाशय में पचता है, और उसके बाद जो है वो छोटी आंत में वसा पचता है, ठीक है। तो पक्वाशय में पित्त से मिलने पर जो है वसा का पायसीकरण होता है। उसके बाद जो है अग्नाशिक रस पाया जाता है। अब अग्नाशिक रस में पाया जाने वाला लाइपेज नामक एक पाचक एंजाइम है, और पायसीकृत वसा को जो है वो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। तो आप लोग का देखिए यहाँ पूछा क्या था कि हमारा शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, तो वसा का पाचन कैसे होता है, तो पक्वाशय में पित्त मिलने पर वसा का जो है वो पायसीकरण होता है, यहाँ पर पहला हो गया। और अग्नाशिक रस, जब अग्नाशिक रस में जो है एक एंजाइम होता है लाइपेज नामक के, और वो पाचन रस में जो है वो पायसीकृत वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में जो है वो बदल देता है। उसके बाद जो है वसा का पाचन होता है। वसा का छोटा छोटा गोलीय रूप में जो है वो टूट जाता है, और वसा जो है अम्ल और ग्लिसरॉल छोटी आंत में पाए जाने वाले दीर्घ रोमों के अंदर में जो है वो लिम्फ वाहिनियों में सोख लेता है, जिसके कारण जो है वो रुधिर में धीरे धीरे पहुंच जाता है। तो यहाँ समझिए पहले, सबसे पहले कि वसा जो है जब छोटी आंत में आता है तो वहां से पित्त मिलता है, और पित्त जो है वो वसा को जो है छोटे छोटे गोलीय के रूप में करता है, ठीक है। और वहां लाइपेज नामक एक एंजाइम होता है, और उसके बाद जो है पहले यहाँ पित्त मिलने का मेन कारण है कि हम लोग का भोजन अमाशय में जो था अम्लीय था, अब यहाँ आता है तो भोजन वाले क्षारीय किया जाता है, ठीक है। और लाइपेज जो एंजाइम है वो वसा को छोटा छोटा गोलीय रूप में बदलता है, और उसके बाद जो है ये वहां छोटी आंत में ही वसा का पाचन होता है। तो यह एक प्रकार से जो है क्षुद्रांत का अग्रभाग है, और यहाँ पक्वाशय में होता है, मतलब ये क्षुद्रांत में ही पूरा जो है पचता है। लिंग निर्धारण किसे कहते हैं, है ना। मानव में बच्चे के लिंग निर्धारण जो है कैसे होता है, तो किसी शिशु के जन्म से पूर्व उसके नर अथवा मादा होने की भविष्यवाणी करना लिंग निर्धारण कहलाता है, ठीक है। महिलाएं में जो है दोनों लिंग गुणसूत्र एक ही प्रकार के होते हैं, यानी कि XX होते हैं, और पुरुष में दोनों लिंग गुणसूत्र जो है अलग अलग होते हैं, एक X होता है और एक Y होता है। अब देखिए कैसे होता है, यहाँ से अगर X और Y अगर आया
है ना, माता से एक्स आया और पिता से वाई आया तो जो है ये नर होगा, और दोनों से अगर एक्स आया है तो मादा होगा, है ना। तो ये नर के लिए क्या है, एक्स वाई है, और मादा के लिए एक्स एक्स है। अब युग्मनज जब बनता है तो या फिर तो एक्स आ सकता है या फिर तो वाई आ सकता है ना, या फिर तो एक्स जाएगा फिर तो वाई जाएगा। अब मान चलिए एक्स इधर से आया तो उधर से भी क्या आएगा, एक्स ही आएगा, तो दोनों तरफ से एक्स हो गया तो ये क्या हो जाएगा, है ना, दोनों तरफ से अगर एक्स अगर हो गया तो ये मादा हो जाएगा, ठीक है, संतति मादा हो जाएगा। और मान लीजिए कि यहां से वाई आया, ठीक है, इधर से वाई आया, इधर से वाई आया, एक मिनट क्या हो रहा है, हाँ, इधर से वाई आया और इधर से एक्स आया, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, एक्स और वाई हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, नर हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है। तो पुरुष दो प्रकार के शुक्राणु बराबर मात्रा में उत्पन्न करते हैं, और एक प्रकार का शुक्राणु में एक्स गुणसूत्र होता है, जबकि दूसरे में क्या होता है, वाई गुणसूत्र होता है। अब महिलाएं में एक ही प्रकार के अंडाणु में उत्पन्न करती है जिसमें कि क्या होता है, एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। अच्छा, जब एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडे से संयोग करता है तो एक्स एक्स मतलब लड़की के विकसित होता है, और जब वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडे से निषेधित करता है तो ये एक्स वाई होता है, मतलब लड़के विकसित होता है। यहाँ थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ये चीज जो है वो गलत लिखा हुआ है ना। नेक्स्ट है कि विभिन्नताओं से विभिन्नताओं के उत्पन्न होने वाले किसी स्पीशीज का उत्तरजीविका की संभावना क्यों बढ़ जाती है। सबसे पहले यहां समझिए कि विभिन्नताओं में रहने से भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों को अपने अस्तित्व को बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रकार से जो है लाभ मिलता है। उदाहरण के लिए कि एक ऐसा जीवाणु है जो कि तीव्र उष्मा का सहन कर सकता है, वे अति उष्म दशाओं में जो है जीवित रह सकता है। तो उसके विपरीत जिसमें कि ऐसी क्षमता नहीं होगी या फिर तो नहीं होती है, जो वे नष्ट हो जाते हैं। हाँ, इस प्रकार जो है विभिन्नताओं के कारण जो है स्पीशीज का अस्तित्व में कायम रहता है। मतलब देखिए कि जिस प्रकार से अभी हम लोग का माहौल है उसी तरह से जो है धीरे धीरे उसमें क्षमता विकसित होते जाता है, ठीक है। तो ये चीज होना भी जरूरी है। तो ये आप लोग का #3 वीडियो था, इसके बाद 4 5 आएगा, और उसके बाद जो है मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्रीवियस ईयर में बहुत बार जो है पूछ चुका है वो सारा प्रश्न आएगा। तो चैनल के साथ में जुड़े रहिए, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।